हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस सिनेरियो। और केस सिनेरियो हम बात करेंगे बच्चों सितंबर 26 की दोनों एमटीपी प्लस एक आरटीपी। जुलाई 26 की एमटीपी, अगस्त 26 की एमटीपी और सितंबर 26 की आरटीपी। इससे पहले का कंपाइलेशन जो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे चुका हूं। अब इससे पहले का सारा कंपाइलेशन, सारी पुरानी एमटीपी आरटीपी सब आपको मिल जाएंगे एक ही सेशन के अंदर। उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बाकी इस सेशन के अंदर हम 3 एमटीपी आरटीपी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सर, बिना कोई देरी किए चलते हैं। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सर। एमटीपी जुलाई 26 क्या कहती है, देखिए। देखो, केस सिनेरियो को पढ़ने का सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। या तो पहले पूरा केस सिनेरियो पढ़ लो, फिर जाओ एमसीक्यूज में, या पहले चले एमसीक्यूज में। जो एमसीक्यू सीधे बन रहे हैं अच्छी बात है, उसे बना लो। जो नहीं बन रहे उसके लिए फिर केस सिनेरियो रेफर करेंगे अपन। तो आइए चलते हैं सर। एनुअल रिपोर्ट आप रिव्यू कर रहे हो, पब्लिश इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं पिछले 5 साल की ट्रेंड्स देखने के लिए। ऑडिट टीम कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है। सर जब आप डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करते हैं ना, टेंजिबल एसेट्स का इंस्पेक्शन करते हैं ना, एग्जामिन करते हैं ना, तो उसे इंस्पेक्शन कहते हैं। ऐसे 500। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है इंस्टीट्यूट ने, वाओ नाइस। कहता है फॉरेन करेंसी लोन आप देख रहे हो सर, चैप्टर 5 वाला क्वेश्चन है। आपने रिकैलकुलेट किया कि जो फॉरेन करेंसी लोन है वो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे लगाया गया कि नहीं। सर आप ना फॉरेन करेंसी लोन की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं। वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप क्लोजिंग एक्सचेंज रेट लगाते हैं, AS11 भी आप पढ़ते हैं साथ में। तो यहां पे कौन से असर्शन की बात कर रहा है सर, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा असर्शन, तो वैल्यूएशन। क्या बात है, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन नहीं, वैल्यूएशन काफी होता है वैसे। अच्छा अगला बताइए सर। ऑडिट टीम ने डायरेक्टली बात की ओवरसीज कस्टमर से, कंफर्मेशन लिया बैलेंसेस को लेकर, रिसीवेबल्स को लेकर, अच्छी बात है। आप बताइए कौन सा काम किया आपने। सर एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप डायरेक्ट कंफर्मेशन लेते हैं ना, तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं आप, क्योंकि रिसीवेबल्स को लेकर ले रहे हैं। याद है जब बैलेंसेज और ट्रांजेक्शन्स चेक करते हैं तो सब्सटेंटिव होता है। जब इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं तो टीओसी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ते भी आप, चैप्टर 3 में ऐसे 330 के अंदर ही पढ़ते हैं आप। कह रहा है ये टीओसी है, नहीं सर, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं ताकि एविडेंस ले सके। बिल्कुल ठीक बात है। मैं हमेशा कहता हूं सब्सटेंटिव के अंदर आप टीओडी परफॉर्म करते हैं, और टीओडी में आप दो चीजें चेक करते हैं, एक तो बैलेंसेज और दूसरा ट्रांजेक्शन्स। तो यहां आएगा सब्सटेंटिव। अगला बताइए। अरे तो खत्म भी हो गया। अरे सर ये तो बहुत बड़ा केस सिनेरियो है, आओ देखते हैं भाई। कहता है जो डिस्कशंस हुए हैं एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजमेंट के बीच में, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आप बताइए किसे प्री कंडीशन नहीं मानेंगे। 210 तो क्वेश्चन आ गया भाई, किसे प्री कंडीशन नहीं मानेंगे। व्हाट इज नॉट अ प्री कंडीशन, किसे आप प्री कंडीशन नहीं मानेंगे। कहता है मैनेजमेंट बोलेगा कोई फ्रॉड नहीं किया फाइनेंशियल ईयर में। सर ये प्री कंडीशन थोड़ी है। याद करिए 210 में भाई, आपको एक्सेस देंगे, फाइनेंशियल्स को बनाएंगे एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये सारी की सारी प्री कंडीशन है। लेकिन फ्रॉड नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ प्री कंडीशन। तो यही ऑप्शन सही है। ये तो बिना केस सिनेरियो पढ़े हो रहे हैं क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन नहीं होगा भाई, कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है ना। सेगमेंट डिस्क्लोजर के वक्त ऑडिट टीम सेगमेंट एलोकेशन चेक करती है, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रेंड्स देखती है पिछले साल के। आप बताइए किसे आप ऑडिटर की ड्यूटी का पार्ट नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे ऐसे 501 सेगमेंट रिपोर्टिंग। कंसिस्टेंसी चेक करनी, बिल्कुल करेंगे सर। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है सेगमेंट वाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, बिल्कुल करेंगे सर। एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन, बिल्कुल करेंगे सर। हर एक आइटम रेवेन्यू और एसेट लायबिलिटी का कंपल्सरली एलोकेट किया गया, ऐसा नहीं है सर। सिंपल पढ़ते हैं, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड एसेट अमंग द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अब कंपल्सरली एलोकेशन और कॉस्ट और एसेट लिखा है, रेवेन्यू की तो बात ही नहीं की, लाइबिलिटी की तो बात ही नहीं, कॉस्ट और एसेट की बात की है। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दोबारा एक बार बुक पढ़िए, आपको मिल जाएगा 501 में 4 पॉइंट दिए हैं, उसमें से एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड एसेट लिखा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सुनो सर। जब आप बैंक बैलेंस चेक कर रहे थे तो आपने एफडी को, एफडी रिसीट्स को इंस्पेक्ट किया। सर आप मुझे बताओ, फिजिकली एफडी रिसीट चेक कर रहे हो कि भाई जो एफडी है 50 लाख की वो सही में एग्जिस्ट करती है, यानी उसके लिए अपन एफडी, भाई एफडी करिए तो एफडी सर्टिफिकेट चेक करेंगे ना अपन, तो वही चेक कर रहे हो ऑडिटर। तो आप बताइए कौन सा असर्शन है, एग्जिस्टेंस। अरे यार मजे ही आ गए यहां तो। और बताओ,
फाइनल रिव्यू मीटिंग हुई, असिस्टेंट ने क्वेश्चन किया कि क्या प्लानिंग और जो प्रोसीजर्स हैं, रिव्यू प्रोसीजर्स, क्या वो प्रिंसिपल बेसिस है ओपिनियन फॉर्म करने के लिए? आप बताइए कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे थ्रू आउट द एंगेजमेंट, क्या स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट होगा? कह रहा है ज्यादातर ऑडिटर का जो टाइम है वो स्ट्रेटजी बनाने में चला जाता है। ऐसा नहीं है सर, ऑडिटर का ज्यादातर जो टाइम है वो एसएनडी एविडेंस इकट्ठा करने में और इवेल्युएट करने में चला जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये ऐसे 500 से क्वेश्चन है, टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। ऑडिटर का ज्यादातर समय जो है वो ऑडिट एविडेंस, एसएनडी एविडेंस इकट्ठा करने और इवेल्युएट करने में निकल जाता है। ठीक है, और बताओ सर। कहता है आप बताइए जो रिलेशनशिप है आउटस्टैंडिंग बैलेंस सीसी और ड्राइंग पार, इसके लिए तो चेक करना पड़ेगा, इसके लिए तो केस सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। आओ जरा पढ़ते हैं किक करके। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया है। ये कंपनी है सर, पब्लिक कंपनी है, सीसी लिमिट 10 करोड़ की, फाइनेंस कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सैंक्शन टर्म के हिसाब से बोरोवर को मंथली स्टॉक स्टेटमेंट देना है। ठीक है, मार्जिन माइनस करेंगे, ड्राइंग पावर निकालते हैं ना बैंक ऑडिट में अपन। ठीक है, 31 मार्च की ब्रांच ऑडिट है, ऑडिटर ने देखा कि भैया ड्राइंग पावर निकाली गई है, स्टॉक स्टेटमेंट जो 30 नवंबर का है, 30 नवंबर का है सर, ये तो गड़बड़ हो गया ना। 3 महीने से पुराना स्टॉक स्टेटमेंट के आधार पे अगर ड्राइंग पावर निकालते हैं तो उसे इरेगुलर मानेंगे। सर ये स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से पुराना है सर, क्योंकि 31 मार्च को देखें तो 3 महीने से पुराना हो गया ना, ठीक नहीं है सर। दूसरी बात, ड्राइंग पावर कितनी निकाली, 8 करोड़ 20 लाख, और कहता है जो बैलेंस है ना सीसी में वो 8.60 है, और कंटिन्यूअसली 90 डेज तक 8.60 है। अगर बैलेंस भी ड्राइंग पावर से ऊपर है तो इसे आउट ऑफ ऑर्डर मानेंगे, ये एनपीए बन जाएगा सर, याद है। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्राइंग पावर से ऊपर है तो एनपीए मान लेंगे। तो पहली बात तो ये एनपीए बन गया, आउट ऑफ ऑर्डर है। दूसरी बात, 3 महीने से ऊपर आउटस्टैंडिंग है तो ड्राइंग पावर को इरेगुलर मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप, चलो पहले क्वेश्चन लगाते हैं फिर देखते हैं। आप बताइए जो आपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखा और ड्राइंग पावर देखी, ऑडिटर कैसे इवेल्युएट करेगा? कहता है अकाउंट रेगुलर है, अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूअसली ड्राइंग पावर से ऊपर है। बिल्कुल ठीक बात है, आउट ऑफ ऑर्डर, देयरफॉर एनपीए। एक बात और बताइए, जब आपने सिक्योरिटी पोजीशन चेक की, ऑडिटर ने नोटिस किया कि ड्राइंग पावर कंप्यूटर के स्टॉक इन्फॉर्मेशन के आधार पर स्टॉक इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग डेट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन रीजनेबली क्लोज होनी चाहिए, लेकिन अपन तो भैया 30 नवंबर की देख रहे हैं। कहता है बोरिंग पोजीशन रिलायबल नहीं होगी, इवेल्युएट किया गया आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन के आधार है। बिल्कुल ठीक बात है, 3 महीने से पुराना है सर। बेटा अगर 3 महीने से पुराना है तो ध्यान रखना उस केस में उसे सही नहीं मानते, बच्चा बड़ी बात आ रही समझ। अच्छा एक बात और बताओ सर, ये हो गया डन, ये हो गया डन। चलिए ये आ गया आपका, अगला बताओ। ऑडिट के दौरान ऑडिटर ने नोटिस किया कि इन्वेंट्री का एक पोर्शन जब ड्राइंग पावर को निकाल रहा था थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, और डिफरेंसेस देखा है, फर्क है, डिफरेंसेस है जो स्टॉक आपने बताया और जो स्टॉक फाइनेंशियल्स में दिख रहा है। क्या करोगे सर अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है? सर ये तो सिंपल सा पॉइंट हो जाएगा 501 वाला। कहता है स्टॉक स्टेटमेंट जो बोरोवर ने दिया उसे मान लो। सर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से क्या होगा, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि बोरोवर के बिहाफ में होल्ड कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अगला बताइए सर। कहता है आपने देखा जो डिफरेंसेस हैं स्टॉक रिपोर्टेड और स्टॉक अपीयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि जो स्टॉक आपने बैंक को बताया है और जो स्टॉक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दोनों में डिफरेंस है, और आपको ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस नहीं लिखा कि मटेरियल है, वो लिखा है डिफरेंस जो है मिस स्टेटमेंट वॉज अप्रोचिंग द मटेरियलिटी लेवल, मतलब मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो सकता है। तो 450 क्या बोलता है, सारे के सारे मिस स्टेटमेंट को एक्यूमुलेट करो, आप देखो मटेरियल है यानी, अगर मटेरियल है तो मैनेजमेंट को बोलो ठीक करो, नहीं करेगा तो टीसी जी को बोलो ठीक करें। तो बताइए इस केस में क्या हुआ। कहता है आप देखो फाइनेंशियल मिसस्टेटेड है क्या? अरे सर क्या बात कर रहे हो, इवेल्युएट करना पड़ेगा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है क्या, या तो अकेले या साथ मिलाकर, और अगर वो मटेरियल हुए तो रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट टीसी ठीक नहीं करते तो, अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करता रिपोर्ट मॉडिफाई करते हैं 450 के अंदर। ठीक है सर,
अगला बताइए नेक्स्ट। कहता है ब्रांच मैनेजर ने बोला कि ऑडिटर को रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए इरेगुलरिटीज की। एक्चुअली इरेगुलरिटीज होंगी, जो बोरोवर की ड्राइंग पार निकाली गई वो ढंग से नहीं निकाली गई, वो कह रहा है भाई आप मत बताओ। आप बताओ, अगर ऑडिटर ऑडिटर सही में बैंक की बात मान लेता है और इरेगुलरिटी को रिपोर्ट नहीं करता, तो कौन सा प्रिंसिपल ब्रेक होगा? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इंटीग्रिटी क्या बोलता है याद है? ऐसे 200 के अंदर कि ऐसी कोई भी पोजीशन, ऐसी कोई भी रिटर्न में डॉक्यूमेंट में साइन मत करना जो आपको लगता है गलत है और इसमें बातें छुपाई गई है। अगर आप वो साइन कर रहे हैं तो उस केस में इंटीग्रिटी वाला प्रिंसिपल वायलेट होगा। और बताइए सर। बीसीडी लिमिटेड एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। बहुत बढ़िया। और बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटर ने देखा कि आरएमएम जो है, चेक किया रेवेन्यू और इन्वेंट्री को लेकर, ठीक है। फैब डिजाइन करते वक्त ऑडिटर ने देखा कि क्या टीओसी, टीओडी सब्सटेंटिव और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। 330 कहता है सर अगर रिस्क हाई होगा ना तो आप दोनों परफॉर्म करिए, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि सिर्फ टीओडी परफॉर्म करना है, सैप परफॉर्म करना है, दोनों परफॉर्म करना है। तो कहता है ऑडिटर ने देखा कि रिलेशनशिप जो है प्रेडिक्टेबल है, मतलब ईआरपी लगा सकते हो आप, फ्लक्चुएशंस भी देखे आपने। ऑडिटर ने जजमेंट लगाया सब्सटेंटिव को लेकर ताकि रिस्क को कम कर सके। अरे बहुत लप्पू क्वेश्चन है। तो कह रहा है सैप हमेशा यूज करिए इंस्टीड ऑफ टीओडी, मतलब ही नहीं है। ऑडिटर तय करेगा टीओटी, सैप या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अपने जजमेंट के आधार पे। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो, टीओडी भी लगा सकते हो, सैप भी लगा सकते हो। ये 330 के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। अगला बताइए सर। सीडीई लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, टर्नओवर 500 करोड़ का है। ऑडिट के दौरान जो ऑडिटर है इसने मॉर्टेलिटी लेवल देखा बेस्ड ऑन परसेंटेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। कहता है सर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किए गए इंडिविजुअली तो इमटेरियल है, लेकिन कलेक्टिवली मटेरियल बन सकते हैं। मैनेजमेंट ने ठीक करने से मना कर दिया, वही 450 वाला पॉइंट। कंप्लीशन स्टेज में आर ने मटेरियलिटी को रीवैल्यूएट किया कंसीडरिंग रिवाइज फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और इंपैक्ट देखा अनकरेक्टेड का ऑडिट ओपिनियन। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। अब आप बताइए, मटेरियलिटी सिर्फ प्लानिंग स्टेज में लगता है, पहले बोल लेते यार, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती इतना, तीनों स्टेज में लगता है सर। कह रहा है सिर्फ इंडिविजुअल मिस स्टेटमेंट देखने होते हैं। नहीं सर, मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो सकता है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कलेक्टिवली भी हो, इन एग्रीगेट। मटेरियलिटी तीनों स्टेज पे लगती है, प्लानिंग, परफॉर्मिंग और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को देखते वक्त। बिल्कुल ठीक बात है। अगला बताइए नेक्स्ट। कह रहा है आप WIP चेक कर रहे हो ईयर एंड में, ऑडिट के दौरान आपने काफी सारी चीजें देखी। आप बताइए इन अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन कहां पे होगा सर WIP का? कह रहा है वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन देखने होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ओवरहेड्स में मेथड कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक बात है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट देखने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। मटेरियल कॉस्ट में एबनॉर्मल वेस्टेज को इंक्लूड करेंगे सर, एबनॉर्मल को इंक्लूड नहीं करते बेटा, एबनॉर्मल को एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड, ठीक है ना। चलिए डन हो गई बात। ये हो गई MTP जुलाई 26 खत्म। टाटा बाय बाय, टेक केयर। चलो भाई अब चलते हैं, बात करते हैं अगस्त 26 के MTP की। क्या कहता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया ऑडिटर के तौर पे, लिस्टेड कंपनी है, हैवी इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी ने फॉरेन सब्सिडरी को एक्वायर किया है, न्यू क्लाउड बेस्ड ERP सिस्टम है। ठीक है सर, आज तो क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हो। अरे नहीं, आज तो सिनेरियो पहले पढ़ रहे हो। चलो कोई नहीं यार, पढ़ लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। प्लानिंग स्टेज में एंगेजमेंट पार्टनर डिस्कशन किया टीम के साथ, कंक्लूड किया कि ऑडिट के अंदर सिग्नल अटेंशन चाहिए, रेवेन्यू रिकग्निशन में, ठीक है, कंसोलिडेशन में, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, IT कंट्रोल्स। उसने बोला कि भाई मैं IT स्पेशलिस्ट लेकर आऊंगा, स्ट्रेटजी बना रहे हैं सर। एक्सपीरियंस टीम मेंबर को लेकर आऊंगा, कॉम्प्लेक्स मैटर, रेवेन्यू रिकग्निशन, कंसोलिडेशन को लेकर इंटरिम टेस्टिंग करूंगा, ठीक है ना। टाइमिंग भी डिसाइड कर रहे हैं ईयर एंड से पहले, ठीक है। इसके आधार पे ऑडिट मैनेजर ने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें बताया कि NTE क्या होगी प्रोसीजर्स की, हर एक बैलेंस को लेकर, एलोकेशन कैसे करेंगे एंगेजमेंट टीम मेंबर के बीच में, और प्रोसीजर जो परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या बनाया, फिर ये बताओ ऑडिट मैनेजर ने क्या बनाया। एंगेजमेंट पार्टनर तो सर देखो, सबसे पहले तो प्लानिंग करेगा, प्लानिंग करने के बाद ऑडिट मैनेजर एक प्रोग्राम बना रहा है, उसमें NTE स्पेसिफाई कर रहा है, एलोकेशन कर रहा है। तो अब आप बताओ कौन सा पर्सन क्या काम कर रहा है। तो अब आप मुझे बताओ एंगेजमेंट पार्टनर क्या कर रहा है, ऑडिट मैनेजर क्या कर रहा है। आपको पता है एंगेजमेंट पार्टनर ने डिस्कशंस किए, उसने IT स्पेशलिस्ट को भी डिप्लॉय किया,
ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहा है ओवरऑल, याद है, द रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, टाइमिंग, ठीक है ना, वो सारी बातें, ठीक। और मैनेजर क्या कर रहा है, एक प्रोग्राम बनाकर एनटी स्पेसिफाई कर रहा है और उसमें बता रहा है सर कौन कौन सा पर्सन कौन कौन सा एलोकेशन कर रहा है, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर एनटी। आपको पता है, अगर आपको मीनिंग याद हो ऑडिट प्लान की, तो ऑडिट प्लान में 3 चीजें आती हैं, एनटी ऑफ रैप, एनटी ऑफ फैप। तो आपने मैनेजर ने क्या किया, एक एनटी ऑफ फैप डिजाइन किया, एक प्लान बनाया प्रोग्राम, उसमें एनटी ऑफ फैप इंक्लूड कर लिया, तो जिसमें एनटी ऑफ फैप आएगा उसे बोलेंगे प्लान। तो ये बना रहा है प्लान और ये बना रहा है स्ट्रेटजी। तो बताइए सर, पहला क्वेश्चन, पहला 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 क्वेश्चन, एंगेजमेंट पार्टनर क्या कर रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर प्लान बना रहा है, नहीं सर, एंगेजमेंट पार्टनर स्ट्रेटजी बना रहा है जिसमें स्कोप, टाइमिंग और मैनेजर स्ट्रेटजी को डिटेल प्लान में लेके आ रहा है, जिसके अंदर, जिस प्लान के अंदर एनटी इंक्लूड किए गए। बिल्कुल ठीक बात है। अगला बताइए सर, पूरा पढ़ ही लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या दिक्कत है। जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे एंटिटी इन्वायरमेंट की 315 के अंदर 315 में, एंगेजमेंट टीम ने नोटिस किया कि रेवेन्यू जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिकॉग्नाइज किया गया थ्रू ईआरपी सिस्टम, ठीक है। ऑडिट टीम ने भी ऑब्जर्व किया कि मैनुअल जर्नल एंट्रीज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को लेकर उसको अप्रूवल चाहिए सीएफओ की, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में डेफिशिएंसी बताई गई। कह रहा है सर कि जो मॉनिटरिंग है ना, मैनुअल, जो मॉनिटरिंग मैनुअल होगा वो ओवरराइड कर रहा है ईआरपी सिस्टम को, और नई सब्सिडरी जो आपने एक्वायर की है उसने अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को इंटीग्रेट नहीं किया आपके ईआरपी के हिसाब से। ईआरपी मतलब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आपने ईआरपी सिस्टम के थ्रू अकाउंटिंग कर रहे हो, आपका रेवेन्यू भी ईआरपी के थ्रू रिकॉग्नाइज हो रहा है। आपने ये भी देखा कि मैनुअल जर्नल एंट्रीज जो है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को लेकर उसको अप्रूवल चाहिए सीएफओ से, मतलब प्रॉपर ऑथराइजेशन प्रोसीजर है। लेकिन 2 बातें सामने आई कि जो मॉनिटरिंग मैनुअल है वो ओवरराइड कर रहा है ईआरपी को, और जो नई सब्सिडरी आपने एक्वायर की उसने अभी तक अपनी रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अपनी अकाउंटिंग जो पेरेंट की ईआरपी है, पेरेंट कंपनी की, उसके हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं किया। तो अब आप बताइए सर, इस केस में जो आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं एंटिटी एनवायरनमेंट की, एंगेजमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन व्हाई द एंगेजमेंट पार्टनर क्यों कह रहा है टीम को कि आपको सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी है। अच्छा, हमने ये पढ़ा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, पढ़ ही लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा पढ़ के क्वेश्चन करते हैं, मुझे लगा इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा होगा। जब डिस्कशन किया टीम के साथ, सीएफओ ने बोला कि मैनुअल जो है अप्रूवल कंट्रोल का वो ढंग से काम कर रहा है, प्रोविजन बनाया गया ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री को लेकर। इंटरनल ऑडिट हेड ने इन्फॉर्म किया कि ऑडिटर को इन्फॉर्म किया कि भाई कई सारे कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस किए गए, मॉडिफिकेशंस किए गए हैं आफ्टर कंसिडरेबल डिले। वेयरहाउस मैनेजर ने बताया कि ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री आइडेंटिफाई की गई फिजिकल वेरिफिकेशन में, जिसका अभी भी डिस्पोजल होना बाकी है, क्योंकि अभी तक बोर्ड की अप्रूवल नहीं मिली। मतलब इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, उसे अभी तक आपने डिस्पोज ऑफ ही नहीं किया क्योंकि बोर्ड की अप्रूवल नहीं मिली। इन्वेंट्री की जो एजिंग रिपोर्ट है ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज है स्लो मूविंग इन्वेंट्री में। मतलब आपकी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होती जा रही है, पाइलअप होती जा रही है, आप उसे डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन सीएफओ ये कहता है कि हमने इन्वेंट्री को लेकर प्रॉपर प्रोविजनिंग की है। ठीक, आगे पढ़िए। एंगेजमेंट पार्टनर ने टीम को बोला सारी इंफॉर्मेशन चेक करो जहां से भी मिल रही है फैब डिजाइन करने से पहले। उसने ये भी बोला कि इंक्वायरी अकेले काफी नहीं है, वो तो मैं हमेशा कहता हूं इंक्वायरी अकेले काफी नहीं है। मैनेजमेंट के ओरल एक्सप्लेनेशन को कोलैबोरेट करो विद द अदर एविडेंस। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात बोलिए। इंक्वायरी काफी नहीं है सर, जब भी आप मैनेजमेंट का इंटेंट जानना चाहते हैं तो इंक्वायरी के साथ सपोर्ट में कोई और एविडेंस लेना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली आप WR लीजिए, वो इंक्वायरी के एविडेंस, इंक्वायरी के रिजल्ट को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, लास्ट पैराग्राफ सही है। अब बताओ, आपने क्यों बोला कि सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, वाई? कहता है ये चेक करने के लिए कि क्या ईआरपी ने एलिमिनेट किया है सब्सटेंटिव चेकिंग की नीड को। कह रहा है ये चेक करने के लिए कि मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट एविडेंस है क्या। सर WR कभी भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं होते, वो एविडेंस होते हैं कोरोबोरेटिव, कभी सफिशिएंट नहीं होते। कि क्या भरोसा कर सकते हैं आईए फंक्शन में पूरी तरीके से, सर उसके लिए तो 610 वाला काम करेंगे अपन। आरएमएम को आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल पे, और ये देखेंगे क्या रिस्क परवेजिव है, और अगर है तो मिस स्टेटमेंट की लाइकलीहुड, क्या चांसेस है कि मिस स्टेटमेंट हो सकता है, और मैग्नीट्यूड।
बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन में मक्कारी की है इंस्टीट्यूट में, थोड़ा सा आपको दिक्कत जा रही होगी, रीजन बीइंग पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए था इनको। क्या इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है तो हो सकता है वो इन्वेंट्री जो एनआरवी में लिखनी चाहिए, क्या पता मैनेजमेंट कॉस्ट में लिखा रहा हो, तो देयर कैन बी चांसेस, देयर कैन बी लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट। और अगर मिसस्टेटमेंट की लाइक्लीहुड है, अगर मिसस्टेटमेंट हो सकता अगर है तो मैग्नीट्यूड मीन्स कितना मटेरियल है, कितना परवेजिव है, क्योंकि अगर होगा तो फिर रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा इनको और इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए इसको लेकर, बट चलो खैर कोई बात नहीं, जो मिल जाए वही काफी है। अगला बताइए सर, ओरल एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट कोरोबेटिव, बिल्कुल सही बात करा ईपी यहाँ पे। सीएफओ रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल बनाने के लिए, तो ऑडिटर मैनेजमेंट के ओरल एक्सप्लेनेशन पर रिलाई कर लेगा, बिल्कुल नहीं सर। कॉन्ट्रेक्टरी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनल ऑडिट हेड से मिली है, ऑडिटर मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन को डिसरिगार्ड कर देगा, ऐसा भी नहीं है सर। इंक्वायरी इंपॉर्टेंट एविडेंस है बट अकेले एसेंड एविडेंस नहीं देगी, इसीलिए आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा कोरोबरेटिव एविडेंस। कोरोबरेटिव मतलब होता है सपोर्टिव, WR ले सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं पूरा इन्होंने सही सही लिखा हुआ है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताइए सर, नेक्स्ट PQR, चलो क्वेश्चन पढ़ाते हैं पहले आपको आज। ऑडिटर ने ARP परफॉर्म किया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा ट्रेड रिसीवेबल्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको दिख रहा है, जबकि जो ट्रेंड है आपका उसके अगेंस्ट जा रहा है इंक्रीज, क्या करोगे आप? अगर आप ARP परफॉर्म करते हैं, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं 520 के अंदर, तो जितना अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा आपको ग्रोथ दिख रही है, क्या करोगे आप? कुछ नहीं सर। अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशन होगा, अनयूजुअल फ्लक्चुएशन होगा, तो मैनेजमेंट से बात करेंगे, एविडेंस देंगे। तो कहता है इंक्वायरी करिए मैनेजमेंट के साथ अनयूजुअल फ्लक्चुएशन को लेकर, चेक करिए, इवेल्युएट करिए कि मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन सही है, यानी अगर एक्सप्लेनेशन सही नहीं तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उस केस में आपको एविडेंस देना पड़ेगा। चलो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ाई देता हूं, उसमें कौन सी बुराई है सर। आपके क्रेडिट सेल्स 12% बढ़ रही है सर, जनरली एक ट्रेंड है, लेकिन बड़ी कितनी है? 48%। हो, ये तो सर बहुत ज्यादा चेंज है, ठीक। क्रेडिट सेल्स बड़ी है 12%, ट्रेड रिसीवेबल बड़े हैं 48%। इंटर रिलेशनशिप देखना चाहिए ना डेटा के बीच में, कि क्रेडिट सेल्स तो 12% बढ़ रही, ट्रेड रिसीवेबल कहां से बढ़ गया भाई 48%। मैनेजमेंट से बात करिए, ठीक है। आप बताइए कौन सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि ऑडिटर को एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए वैल्यूएशन और रिकवरेबिलिटी को लेकर? अब पढ़ना पड़ेगा सर इसको, ये इसमें तुक्का फाइन नहीं चलेगा, ठीक है। आओ पढ़ते हैं जरा। सबसे पहले जब आपने इंटरनल कंट्रोल चेक करना शुरू किया, ऑडिटर ने नोटिस किया कि नए डीलर को अप्रूव किया है क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सेल्स से पहले, ठीक है। उधार में गुड्स बेच रहे होंगे तो पहले अप्रूवल ले लिया आपने डिपार्टमेंट से। सेल्स इनवॉइस जनरली ऑटोमेटिकली क्रिएट किया थ्रू ERP सिस्टम, ठीक है। पीरियोडिक एजिंग रिपोर्ट भी रिव्यू की सीनियर मैनेजमेंट ने, ठीक है। ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया कि फॉलोअप जो है वो इनकंसिस्टेंट है एट सर्टेन रीजनल ऑफिस, और लीगल नोटिस भी इशू नहीं किए गए। अब देखो सर चक्कर क्या है, मैं पूरा केस को समझा देता हूं, अपन ने थोड़ा सा शॉर्टकट मारा कि चलो वहां से पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं कहता है सबसे पहले आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, प्लानिंग के दौरान एंगेजमेंट टीम ने देखा ट्रेड रिसीवर्स में सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया है, ठीक है। ऑडिटर ने ARP परफॉर्म किया, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि सेल्स बढ़ी है 12%, TR बढ़ा है 48%, मोर देन 180 डेज वाली जो डेट्स है वो भी कंसिडरेबली बढ़ी है। फाइनेंस डायरेक्टर ने एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई इंक्रीज टेम्पोररी है क्योंकि कुछ कस्टमर अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं दे पाए। सर आउटस्टैंडिंग ड्यू नहीं दे पाए तो आप लीगल नोटिस भेजोगे, रीजनेबल स्टेप परफॉर्म करोगे रिकवरी के लिए? कहता है ना कोई लीगल नोटिस दिया, ना कोई फॉलो अप किया, तो सर यहां तो गलती है। हालांकि सेल्स इनवॉइस ERP सिस्टम खुद निकाल रहा है, कलेक्शन सेपरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रहा है, पीरियोडिक रिपोर्ट बनाई जा रही है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन गलतियां दो हैं। तो अब बताइए कौन से ऑब्जर्वेशंस देखकर आपको ऐसा लगा कि आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए? नए डीलर को अप्रूव कर रहा है क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट, अरे तो बढ़िया चीज है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, ये कहां पढ़ लिया आपने? ओवर ड्यू बैलेंसेस, इनकंसिस्टेंट फॉलोअप, एब्सेंस ऑफ लीगल एक्शन,
ये इंडिकेट करता है कि आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, ऊपर एक पॉइंट और था कि जब वो पैसे नहीं दे पाए ना, तो आपने उनकी क्रेडिट लिमिट को बार बार एक्सटेंड किया रिपीटेडली, तो ये भी एक रीजन है। अच्छा क्वेश्चन है सर। तो मल्टीपल रीजन हैं, चाहे ओवरड्यू बैलेंसेस हो, चाहे रिपीटेड क्रेडिट एक्सटेंशन हो, चाहे इनकंसिस्टेंट फॉलोअप हो, एब्सेंस ऑफ लीगल एक्शन हो, सारे केस में आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। आप बताइए सबसे रेलेवेंट क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एंट्री डिजाइन करना। ये तो बहुत सिंपल है यार। चलो पढ़ा देता हूं आपको। एंगेजमेंट के दौरान ऑडिट टीम ने डिटेल वर्किंग पेपर मेंटेन किए, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को लेकर, प्लानिंग को लेकर, एनालिटिकल प्रोसीजर को लेकर, ऑडिट एविडेंस को लेकर, कंक्लूजन्स को लेकर और बेसिस फॉर एडिशनल प्रोसीजर। ठीक है, ऑडिट टीम को ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, किस हद तक आप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ये मैटर करता है। इसके आधार पर डॉक्यूमेंटेशन डिसाइड करते हैं। अगर आपको यार 230 के अंदर आपने पढ़ा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फॉर्म, एक्सटेंट एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आप बताइए सबसे रेलेवेंट पॉइंट कौन सा है। कहता है एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज्ड। जिस जगह पे ज्यादा जजमेंट लगा, अगर आपको याद हो मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया, आपने पढ़ा भी होगा, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। अगर प्रोफेशनल जजमेंट सिग्निफिकेंट है, डॉक्यूमेंटेशन करना ही पड़ेगा। और ऑप्शन भी पढ़ लो, नंबर ऑफ ऑडिट टीम मेंबर इन्वॉल्व, वॉल्यूम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, किस हद तक मैनेजमेंट भरोसा कर रहा है आपके वर्किंग पेपर्स में। सर इन सारे फैक्टर्स के आधार पे डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म कंटेंट डिसाइड नहीं करते आप फॉर्म कंटेंट डिसाइड करते हैं किस हद तक जजमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर जजमेंट सिग्निफिकेंट नेचर का हुआ एसपीजे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। आप बताइए लास्ट पॉइंट क्या कहता है। फाइनेंशियल्स को बनाया गया ऑडिटर के साइन करने से पहले एक कस्टमर था आपका जिससे 18 करोड़ रुपए लेने थे आपको, वो इंसॉल्वेंट हो गया सर। सब्सिक्वेंट इवेंट कब हुआ है? 31 मार्च के बाद, रिपोर्ट साइन करने से पहले। अब आप मुझे बताओ इसकी कंडीशन, आपको पता है सब्सिक्वेंट इवेंट दो तरह के होते हैं। जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है 31 मार्च को एग्जिस्ट कर रही है वो एडजस्टिंग इवेंट, और जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही वो उसका डिस्क्लोजर देते हैं आप। तो ये 18 करोड़ का जो डेटर आपका इंसॉल्वेंट हुआ है ना, इसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी कब? 31 मार्च को, तो एडजस्टिंग इवेंट, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सर। अब आप बताइए सबसे अप्रोप्रिएट कंक्लूजन क्या होगा रॉयल इंडस्ट्रीज को लेकर। कहता है इंसॉल्वेंसी कंडीशंस का एविडेंस दे रहा है जो एग्जिस्ट कर रही थी, इसीलिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक बात है, राइट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए नेक्स्ट। ये भी पढ़ना पड़ेगा भैया, ये भी पढ़ना पड़ेगा भैया। ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया गया है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, ओहो, आप बैंक के भी ऑडिटर हो, आपको ऑडिटर बनाया गया है सोसाइटी का भी, दोनों के ऑडिटर हो। ठीक है, और वो बैंक का मेजर इंस्टीट्यूशनल बोरोवर है। लो भैया, उस बैंक की भी ऑडिट कर रहे हो, उसके बोरोवर की भी ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रांच ऑडिट के दौरान आपने क्या देखा? सीसी लिमिट थी 40 CR की, हाइपोथिकेशन किया गया रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का, एडिशनल कंफर्ट को लेकर बैंक ने इक्विटेबल मॉर्टगेज लिया। इक्विटेबल मॉर्टगेज समझते हैं ना आप, जिसमें रजिस्ट्री नहीं होती मॉर्टगेज की, सिर्फ टाइटल डीड हैंड ओवर करते हैं, अलॉन्ग विद द पर्सनल गारंटी ऑफ एमडी। ठीक है, लैंड बिल्डिंग भी रखा और गारंटी भी रखी। किसकी गारंटी? एमडी की। जब आपने लोन अकाउंट रिव्यू किया, आपने देखा कि अकाउंट इरेगुलर है फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। 3 दिन पहले बैलेंस शीट से बोरोवर ने 8 करोड़ रुपए जमा कर दिए। वेरिफिकेशन करके पता चला, ऑडिटर ने नोटिस किया कि इंटायर अमाउंट विड्रॉ कर लिया, जो जमा किया था वो बाद में पैसा निकाल भी लिया। अकाउंट रेगुलराइजेशन नियर द बैलेंस शीट डेट, याद है? 31 मार्च से पहले आपने पैसा जमा किया और स्टार्टिंग के अगले फाइनेंशियल के स्टार्टिंग में आपने कुछ पैसा निकाल लिया ताकि अकाउंट को रोक सके फ्रॉम स्लिपिंग इनटू द एनपीए कैटेगरी।
अकाउंट रेगुलराइजेशन, एंगेजमेंट पार्टनर ने डायरेक्ट किया कि भाई एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे रेगुलराइजेशन को लेकर, बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने रोका है ताकि अकाउंट एनपीए ना बने। जब आप ऑडिट कर रहे थे शिक्षा ज्योति एजुकेशनल सोसाइटी के, तो ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया कि इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है सर, टीडीएस कटा है सर। अब एजुकेशनल अगर चैरिटेबल है तो टीडीएस जो कटा है वो रिफंड मिल जाएगा, चैप्टर 9 में आपने पढ़ा हुआ है। सोसाइटी एलिजिबल है एग्जामिशन को लेकर, रिफंड क्लेम फाइल नहीं किया, फाइल तो करना पड़ेगा। ऑडिटर ने नोटिस किया कि सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किया गया हॉस्टल फंड को लेकर, बनाना पड़ेगा सर, हॉस्टल फंड को लेकर बनाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल अकाउंट से ही मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अगला बताओ। ऑडिट टीम ने इंसिस्ट किया कि भाई प्रोसीजर एक्सटेंड करेंगे, जो डायरेक्टर है बैंक का वो आपके प्रोसीजर को क्वेश्चन कर रहा है, बैंक रेकमेंड कर रहा है दूसरा ऑडिटर लेके आएंगे अगले साल, तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, नया ऑडिटर लेकर आएंगे अगले साल, धमकी दे रहा है आपको, इंटिमिडेशन थ्रेट, और तेरी फीस भी कम कर देंगे और तेरे ऊपर केस भी कर देंगे। ले भाई, सारी धमकियां दे दी बेचारे को, सारी धमकियां दे दी। सबसे पहले बताओ किसे प्राइमरी सिक्योरिटी मानेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सिक्योरिटी? आय हाय हाय आय हाय हाय हाय। अब एक बात बताओ, सीसी लिमिट जो आपको दी गई, सीसी लिमिट के अंदर क्या क्या दिया गया भाई, बताओ जो भैया। हाइपोथिकेशन ऑफ आरएम, फिनिश गुड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, याद है? जिसके अगेंस्ट लोन ले रहे हो उसे ही सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया आपने, और जो एडिशनली आपने जो फैक्ट्री की बिल्डिंग रखी है ना, ये एडिशनल सिक्योरिटी है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी सिक्योरिटी ये तीनों होती है, हाइपोथिकेशन। ठीक है, अगला बताइए, पैटर्न देखा आपने, कौन सा कंक्लूजन मोस्ट अप्रोप्रिएट है? आओ जी देखते हैं कौन सा कंक्लूजन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अकाउंट को स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे कि 8 करोड़ रुपए ईयर एंड से पहले जमा कर दिया गया है। एग्जामिन करिए वो ट्रांजैक्शन जो ईयर एंड बैलेंस शीट डेट से पहले हुए हैं, ताकि रेगुलराइजेशन तो नहीं किया गया, ताकि अकाउंट को रोक सके फ्रॉम स्लिपिंग इनटू द एनपीए कैटेगरी। क्या बात है, अकाउंट रेगुलराइजेशन। आप बताइए ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा शिक्षा ज्योति एजुकेशनल सोसाइटी को लेकर, तो बताइए सर। सबसे पहली बात कहता है सोसाइटी एलिजिबल है इनकम टैक्स के लिए, तो फर्दर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सेपरेट स्टेटमेंट बनाए गए हैं हॉस्टल फंड, गेम फंड के लिए, ठीक है। जो टैक्स रिडक्शन हुआ है वो रिफंड किया गया सोसाइटी को, सर अपने आप तो रिफंड करेंगे नहीं, क्लेम करना पड़ेगा। जो टीडीएस कटा है क्या वो क्लेम और रिकवर किया गया है? एंड क्या सेपरेट अकाउंट्स बनाए गए हैं इसको लेकर? हाँ, दोनों पॉइंट आएंगे सर, राइट राइट राइट, दोनों। धमकी दी जा रही है भाई, आपको निकाल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, फीस नहीं देंगे, इंटिमिडेशन। कहता है जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं सारे मैटर्स, एंगेजमेंट पार्टनर ने टीम को बोला कि एसएनडी एविडेंस लेने को। एसएनडी एविडेंस कहां से मिलेगा? सैप परफॉर्म करेंगे। अरे सैप परफॉर्म नहीं करते भाई, अगर रिस्क हाई हो तो उस केस में दोनों परफॉर्म करते हैं। तो कह रहा है टीओसी एलोन, टीओसी परफॉर्म करिए, ठीक है, टुगेदर विद सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टीओडी और सैप सब मिलाकर। तो ये पूछ रहा है एविडेंस कहां से मिलेगा, फैप में क्या आएगा? फैप में टीओसी भी आता है, सब्सटेंटिव भी आता है, और सब्सटेंटिव में टीओडी प्लस सैप दोनों आते हैं, दोनों आते हैं। इस बार एमटीपी थोड़ा टाइम लग गया। अब आप बताइए डब्ल्यूआर कब मिला है? 10 जुलाई को। रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के दिन, जिस दिन आप रिपोर्ट साइन कर रहे हैं उससे पहले डब्ल्यूआर लेना है, ध्यान रखना, उससे पहले डब्ल्यूआर लेना है, मतलब रिपोर्ट डेट से पहले मिल जाना चाहिए। तो कह रहा है रिपोर्ट साइन कब करेंगे? उससे पहले तो रिपोर्ट साइन कर नहीं सकते, रिपोर्ट तो साइन डब्ल्यूआर के दिन के बाद ही करेंगे। अगला बताइए, जब आप फिनिश गुड्स चेक कर रहे थे तो आपने देखा कि जो बेसिस यूज किया मैनेजमेंट ने कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट शीट देखी आपने, आपने देखा कि कॉस्टिंग में हायर डिजाइन डेवलपमेंट ओवरहेड इंक्लूड किए गए, बस सेम बेसिस यूज कर रहे हैं फिनिश गुड्स के लिए भी। अब आप बताइए अगर आप ज्यादा कॉस्ट इंक्लूड करेंगे तो कौन सा पॉइंट अप्रोप्रिएट होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन में? कहता है कॉस्टिंग एक्सेप्ट करेगा ऑडिटर, कॉस्टिंग ओवर स्टेट हो सकती है इसलिए मिसस्टेटमेंट होगा इन्वेंट्री, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हायर कॉस्ट इंक्लूड करोगे तो इन्वेंट्री की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो इन्वेंट्री का फिगर जो मिसस्टेटेड कहलाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? रीजनेबल एश्योरेंस ज्यादा प्रोसीजर मांगता है, बिल्कुल ठीक बात है चैप्टर 1 में लिमिटेड के मुकाबले। रीजनेबल एश्योरेंस में असेंड एविडेंस मिलता है, जबकि लिमिटेड में लिमिटेड एविडेंस मिलता है। नहीं सर, कंक्लूजन लिमिटेड होता है, लेकिन एक एक बात कॉमन है, एविडेंस एविडेंस दोनों में असेंडे मिलेंगे। एविडेंस दोनों में ही असेंडे मिलेंगे, चाहे रीजनेबल चाहे लिमिटेड एश्योरेंस परफॉर्म करो, दोनों में असेंडे एविडेंस मिलता है, बोथ। ओ वाओ नाइस। चलिए जी, अब चलते हैं जरा आरटीपी की तरफ। आरटीपी क्या बोलती है? अर्जुन स्टैट्यूटरी ऑडिटर है सर, ये ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कॉम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ओवरसीज सब्सिडरीज है, एक्सटेंसिव इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है, कंप्लायंस है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को लेकर, सारे कॉम्प्लेक्स मैटर डाल दिए भाई साहब। मल्टीपल फॉरेन जुरिस्डिक्शन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है। एक्सेप्ट करने से पहले अर्जुन ने देखा एंगेजमेंट टीम के पास कंपिटेंस है या नहीं, SQC1, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज है यानी, टेक्निकल नॉलेज है यानी, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अर्जुन ने आइडेंटिफाई किया कि डिलेड रियलाइजेशन हुआ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का। आपको पता है फेमा के अंदर, वो आप पढ़ते नहीं है, फाइनल में पढ़ते हैं, कि जिस दिन आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, 9 महीने के अंदर आपको रियलाइज और रिपैट्रिएट दोनों करना पड़ता है, विद 9 मंथ्स। फेमा के अंदर दिया हुआ है, एक्सपोर्ट रेगुलेशन है। तो डिलेड रियलाइजेशन हुआ है सर, मतलब आपने नॉन कंप्लायंस किया है, फेमा का बिल्कुल किया है। मैनेजमेंट ने ये भी रिप्रेजेंट किया कि डिले टेम्पोररी, जब आपने मैनेजमेंट से बोला कि पैसे रिकवर नहीं किया, आपने तो बोला टेम्पोररी डिले हो तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, निगोशिएशन चल रहा है कस्टमर के साथ। मैनेजमेंट ने बोला दीज मैटर्स शुड नॉट बी स्पेसिफिकली हाईलाइटेड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन विद TCWG। कंपनी की लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप फॉर्म के साथ फ्यूचर असाइनमेंट खो ना जाए, अर्जुन ने इंटेंशनली ये बात अवॉइड कर दी डॉक्यूमेंटेशन में भी, और ये बात बताई भी नहीं। ये तो गलत किया सर आपने। फैमिलियरिटी थ्रेड भी था, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी था, आपने बताया ही नहीं, ये तो गलत किया। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जब आप ट्रेड रिसीवेबल चेक कर रहे थे तो आपने देखा कि ओवरसीज ऑपरेशंस अफेक्टेड बाय रिस्ट्रक्चरिंग, बिल्कुल ठीक बात है। अर्जुन ने एक एजिंग एनालिसिस मांगा और देखा कि 60% जो रिसीवेबल बैलेंसेज हैं आपके, जो आपके 60% डेटर्स हैं, वो मोर देन 180 डेज में आ रहे हैं। एजिंग पता है ना आपको, 30 से 60 से, चलो एनीवेज। मैनेजमेंट ने बोला कि ये डिले जो है ये इंडस्ट्री वाइड है, और एश्योर किया कि ऑडिटर की पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। चल रहे हैं निगोशिएशन, हर चीज के निगोशिएशन ही चल रहे हैं इनके। ऑडिटर ने ना तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया, ना ही सब्सिक्वेंट कैश रिसीट चेक की, और मैनेजमेंट ने जो बोला उस पर भरोसा कर लिया। एक और गलती, पहली गलती आपने छुपा दी बात। क्या बात छुपा दी आपने? कि पैसा रियलाइज नहीं किया एज पर फेमा। दूसरी गलती, 60% जो अमाउंट है, जो डेटर्स हैं वो 180 डेज से ऊपर, उनसे पैसा रिकवर नहीं किया, ना रिकवर किया तो रिकवरी नहीं किया, प्रोविजनिंग करनी चाहिए, राइट ऑफ करना चाहिए, आपने कुछ नहीं किया सर बीइंग द ऑडिटर। अर्जुन ने नोटिस किया कि ऑनगोइंग इनकम टैक्स लिटिगेशन चल रहा है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया गया। खर्चा माना हुआ आपने, डिसअलाउ हो गया। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने कंपनी के फेवर में इशू किया था, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फर्दर अपील फाइल की हाई कोर्ट के पास, अमाउंट 10 लाख का है, मटेरियलिटी लेवल से कम है। ऑडिटर कंसर्न है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट को लेकर, कि भाई चलो ML से कम है लेकिन फिर भी रेलेवेंट तो है। मैनेजमेंट ने लीगल ओपिनियन पर ट्रस्ट किया एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से और सपोर्ट कर दिया। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर को भी लीगल काउंसिल से लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजना चाहिए। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है ना, लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजो 501 के हिसाब से, क्या दिक्कत है? इन ऑडिट ऑफ परचेज एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल अर्जुन ने ऑब्जर्व किया सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है 40% का पिछले साल के मुकाबले। ARP अगेन अनयूजुअल ट्रेंड दिख रहा है आपको, तो आपने 40% का इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। प्रोक्योरमेंट किया ओवरसीज वेंडर से। इसको समझने के लिए उसने ARP परफॉर्म किया, ट्रेंड एनालिसिस किया, कैटेगरी वाइज कंपैरिजंस देखे, उसने वेरीफाई किया कि गेट एंट्री रिकॉर्ड्स को चेक किया करस्पॉन्डिंग इनवॉइस के साथ। हाउएवर सच टेस्टिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सेलेक्टेड मंथ्स and excluded the transaction near the year end। आपने टेस्टिंग तो की, इनवर्ट गेट रजिस्टर एंट्री वगैरह सब चेक की, लेकिन कुछ महीनों की, लास्ट के महीने छोड़ दिए। कट ऑफ एरर हो सकता है सर, कट ऑफ एरर हवा बना दिया, इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है केस, सिर्फ कंटेंट और कुछ नहीं है।
सिर्फ कंटेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। ड्यूरिंग द ईयर XYZ लिमिटेड ने सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे, रिप्लेसमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट पर्सोनल, ट्रांजिशन, ये सब देखा, नया रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आया। इसके बाद भी मटेरियलिटी अफेक्ट कर रही है स्कोप एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। अर्जुन ने डिसाइड किया कि इंगेजमेंट कंटिन्यू करूंगा ओरिजिनल टर्म्स के साथ, जबकि रिवाइज नहीं किया चेंजेस को एंगेजमेंट लेटर में। सर एक बात बताओ, इतने चेंजेस आ गए, अमेंडमेंट आ गया इंड एएस में, आपके लोग छोड़ के चले गए, फिर भी आप सेम टर्म्स में कैसे कंटिन्यू कर सकते हो? सर आपको टर्म्स हम्म ये क्या हुआ भाई? आपको टर्म्स है, आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज करनी पड़ेगी 210 के अंदर। आप बिना रिवाइज के काम कर रहे हो। कुछ नहीं है सर, एकदम सिंपल सा केस सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ ये, जबकि इससे पहले थोड़े से फिर भी टेक्निकल थे। फॉरेन एक्सचेंज के नॉन कंप्लायंस को लेकर आप क्या करेंगे बताइए? कहता है उसने कंप्लायंस किया, एथिकल रिक्वायरमेंट काय का कंप्लायंस किया, फॉरेन एक्सचेंज का कंप्लायंस नहीं, आप तो कोई काम किया नहीं, कुछ चेक नहीं किया, प्रोफेशनल कंपिटेंस अफेक्ट होगी। काय कंपिटेंस क्वालिफाइड है भैया वो। प्रोफेशनल बिहेवियर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल ठीक बात है सर। याद है फॉरेन एक्सचेंज में पैसा रिसीव नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया, है ना? ना तो आपने फर्दर सब्सिक्वेंट कैश रिसीट चेक की, ना आपने कुछ और चेक किया, आपने सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की बात पर भरोसा कर लिया, ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया, ना कुछ किया। ठीक है। कह रहा है जहां तक ट्रेड रिसीवेबल की बात है, सिग्निफिकेंट ऑडिट कंसर्न्स कौन से हो सकते हैं? सबसे पहली बात कहता है सर देखो, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा नहीं आ रहा है सर, 180 दिन से ऊपर भी आउटस्टैंडिंग है, 60% डेटर। कहता है रिस्क होगा नहीं, रिस्क की रिसीवेबल अंडर स्टेटेड है, रिसीवेबल ओवर स्टेटेड है क्योंकि इनएडिक्वेट प्रोविजनिंग की गई है। जब आपके 180 डेज से ऊपर 60% डेटर, तो प्रोविजनिंग तो कर लो भाई। नहीं कर रहे हो ये बोलकर नहीं, वो तो पैसे आ जाएंगे, निगोशिएशन चल रहा है, सब बकवास है। आपने प्रोविजनिंग की होती तो डेटर का अमाउंट कंपैरेटिवली कम होता, आपने प्रोविजनिंग नहीं की, इसलिए डेटर का अमाउंट कंपैरेटिवली ओवर स्टेटेड है। अगला बताइए, पेंडिंग लिटिगेशन को लेकर जहां एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है, क्या करेंगे अपन? कह रहा सीधे मिल लो। नहीं नहीं, सीधे मिलो मत भैया, सबसे पहले भेजो लेटर ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजो। मटेरियल नहीं है ना, मटेरियल होता तो फिर मिलते अपन, मिलते भी, ऐसी क्या बात है? ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इंडिपेंडेंटली मत भेज देना भाई, मैनेजमेंट से पूछ कर भेजते हैं, मीटिंग में मैनेजमेंट से पूछ कर ही होती है। अगला बताइए, डेफिशिएंसी जो पाई गई परचेज और इंपोर्टेड को लेकर, बताइए कौन सी डेफिशिएंसी है? याद है जो परचेज और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल को लेकर, ये वाला पॉइंट, ये जो आपने परचेजेस किए, परचेज और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कट ऑफ एरर है सर। आपने 31 मार्च के आसपास के मंथ्स का या मार्च के महीने का चेक नहीं किया। कहता है इनएडिक्वेट प्रोसीजर, एक मिनट, इनएडिक्वेट प्रोसीजर रिजल्टिंग इन कट ऑफ रिस्क, हाँ ये ठीक है। अगला, इतने सारे चेंजेस आए हैं, अर्जुन क्या करना चाहिए? कहता है सर बिल्कुल रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन रिवीजन मैंडेटरी है सर। 210 के अंदर आपका लॉ चेंज हो गया, आपका इंडेस चेंज हो गया, आपके सब कुछ तो चेंज हो गया सर, क्यों नहीं करोगे आप? आप बताइए, एलआर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिट कर रहे हैं बीटा एक्सपोर्ट की। ऑडिट के दौरान एंगेजमेंट टीम ने वेरीफाई किया बोरोइंग्स को, इट इज ऑब्जर्व कि कंपनी ने लोन लिया है फॉरेन करेंसी में। सेम क्वेश्चन आ गया तो पहले पढ़कर आया पिछली एमटीपी के अंदर। वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं सर, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। आप चेक करना चाहते हैं कि जहां जहां भी इन्वेंट्री पड़ी है वो सारी लोकेशंस को, स्टोरेज लोकेशंस को, इंडिपेंडेंट सोर्स कहां से है सर? कहां से अपन पता लगा सकते हैं कि इन्वेंट्री की स्टोरेज लोकेशन कौन सी है? कहता है इंडिपेंडेंट सोर्स। कहता है सर लोकेशन का तो पता रेंट एग्रीमेंट से भी चल सकता है, हर जगह से चल सकता है, लेकिन आप जीएसटी अगर सर्टिफिकेट ले लेते हैं सर, तो वहां से जीएसटी सर्टिफिकेट से ब्रांचेस लोकेशन का पता लग जाएगा। वो इंडिपेंडेंट तरीका होगा, ध्यान रखना उस केस में। और अब आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? लास्ट पॉइंट कहता है सर अगर आपको एविडेंस की रिलायबिलिटी चेक करनी तो आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला डिलीवरी चालान जो कंपनी ने बनाया, वो डिस्पैच का एविडेंस है कि भाई जॉब वर्कर है, ठीक है। अच्छा, वो आपसे पूछ रहा है कि किसे आप नेचर ऑफ एविडेंस मानेंगे, एक्सटर्नल या इंटरनल? 500 वाला क्वेश्चन है। डिलीवरी चालान कंपनी बना रही है सर, इंटरनल एविडेंस है, कंपनी बना रही है। कस्टम पोर्टल से डाउनलोड किया शिपिंग बिल डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल एविडेंस है। बैंक स्टेटमेंट बैंक से डाउनलोड किया है पोर्टल से, एक्सटर्नल एविडेंस है। सप्लायर कोटेशन
सप्लायर कोटेशन आपके मेल पे आया, सप्लायर की तरफ से आया, एक्सटर्नल एविडेंस है। तो 2 3 4 एक्सटर्नल एविडेंस है, 1 2 3 4 2 3 2 3 4। लो जी, ये हो गई जी आपकी एमटीपी आरटीपी समाप्त हो गई, ये खत्म हो गया जी। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे, डन हुई बात। मैंने आपसे कहा है बाकी अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, मिलते हैं, डन।